हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग सब। होप सो आप सब बहुत अच्छे होंगे और एग्जाम से टर्म वन से फ्री हो गए तो बिल्कुल रिलैक्स फील कर रहे होंगे। सो बेटा जी, रिलैक्स नहीं फील करना, थोड़ा अपने आप को थोड़ा अनकंफर्टेबल जोन में लेके आइए, क्योंकि अब हमारा टर्म टू रेडी हो चुका है। मींस टर्म टू के लिए हमें रेडी करना है खुद को, और टर्म टू के लिए हमें कौन कौन सी स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है आज हम इस पे बात करने वाले हैं। सो टर्म वन में बेटा जी कुछ बच्चों का अच्छा रिजल्ट गया है, बट एवरेज ऑन एन एवरेज देखे तो पेपर थोड़ा टफ लेवल का था। ठीक है, उस वजह से ऑन एन एवरेज इतना अच्छा नहीं गया। कोई बात नहीं, हमारे पास जो 6 मंथ से 7 मंथ थे जिसमें हमने टर्म वन के एग्जाम दिए हैं, मींस मार्च से लेकर अगर हम देखते हैं पूरे कितने मंथ्स हो गए, आप देख लीजिए पूरे 7 to 9 मंथ्स हो गए हैं। हमारे पास इनफ टाइम था, पैटर्न चेंज था, बट अब हमारे पास 3 to 4 मंथ है। 4 मंथ तो हम कह ही नहीं सकते क्योंकि आपके प्री बोर्ड भी होंगे बेटा जी। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्री बोर्ड को कैसे प्रिपेयर करना है और आपका जो टर्म टू के एग्जाम है कितने टाइमिंग में आपको कैसे आपके साइंस को डिवाइड करना है ताकि आप उसको प्रिपेयर कर सके। ठीक है, टर्म वन में बेटा जो भी जा चुका है दैट हैज गॉन, सो गॉन विद द विंड। जो जा चुका है हम उसको बदल नहीं सकते, बट आने वाले टाइम को हम चेंज कर सकते हैं। सो इट इज ओनली इन योर हैंड। चलिए आज बात करते हैं साइंस के बारे में, बात करते हैं कुछ। तो साइंस में बेटा जी हम स्ट्रेटेजी प्लान क्या है, कुछ पहले ध्यान देने की बातें देखते हैं कि हमें कौन कौन सी बातों पर पहले फोकस करना है। ठीक है, टर्म वन में बेटा जी एमसीक्यू पार्ट था, बट हमारा जो टर्म टू आ रहा है, सो टर्म टू में बेटा जी अगर हम देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्टिव नोट्स में आपको पूरा फोकस करना है। हमारा वन शॉट हमने पहले भी रेडी किया था और आपको बहुत अच्छे से बताया और आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर भी करा है। ठीक है, बट अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब जो भी नोट्स बना रहे हैं, देखो मेरा मानना है कि नोट्स अच्छे होने चाहिए, एनसीईआरटी से रेलेवेंट होने चाहिए। रेलेवेंट का सारा एनसीईआरटी ही होना चाहिए, बट आपको उस चीज को ध्यान रखना है कि व्हेनेवर यू मेक द नोट्स, जब भी आप नोट्स बनाते हैं तो उसे अपनी लैंग्वेज में बनाओ, यानी अपने वर्ड्स में बनाओ। और मैं आपके लिए अब स्टार्ट कर ही रहा हूं बेटा, 10th क्लास के लिए भी स्टार्ट हो गया, 9th के लिए भी स्टार्ट कर रहे हैं। सो अपनी लैंग्वेज के अंदर ट्राई करो कि उस नोट्स को बनाया जाए। ठीक है, जो वर्ड्स आपके अपने होते हैं ना उससे आप जल्दी रिकॉग्नाइज होते हैं और वो जल्दी मेमोरी में स्टोर हो जाता है। ठीक है, तो हम इस डिस्क्रिप्टिव नोट को शेयर भी करेंगे, बट मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट ये है कि बच्चों से जब मैं टॉपिक कराऊं तो उसमें से साथ के साथ वो नोट्स बनाते रहें। ठीक है, ताकि लास्ट में जब मैं आपको इकट्ठे नोट्स दूं तब आप देखना कि कितना डिफरेंस आ रहा है, और जब आप प्रिपेयर करेंगे वो दोनों नोट्स को कंपेयर करना आपने। ठीक है, और अपने आप में कॉन्फिडेंस जरूर रखना है। एनसीईआरटी रीडिंग की हैबिट डालिए बेटा। इस बार जितने भी क्वेश्चन आए सारे कंसेप्चुअल बेस थे, थोड़ा सा टफ पार्ट था वो दिया था एनसीईआरटी को थोड़ा राउंड अबाउट वे में। सो उस राउंड अबाउट वे में क्वेश्चन कैसे आएंगे, कब आएंगे, उसके लिए आपका एनसीईआरटी को रीड करना बहुत जरूरी है, लाइन टू लाइन। और ये मैं आपको बताऊंगा भी एनसीईआरटी रीडिंग करनी कैसे है। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन पे पूरा फोकस रखना है। ऐसे नहीं कि हर बार सैंपल पेपर भी भागना है, सैंपल पेपर हमें गाइड कर सकता है बेटा। ठीक है, बट प्रॉपर एनसीईआरटी को फॉलो करना है आपको। जितने कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनको फोकस करना है। क्या लैंग्वेज लिखनी है उसके बारे में मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, हम इसमें क्या करेंगे बेटा, हम जो नोट्स करने वाले हैं डिस्क्रिप्टिव नोट्स वो मैंने हैंडमेड बनाए हैं। साथ में हम बेटा जी करेंगे डीपीपी। अब ये डीपीपी क्या बेटा, साथ जितने भी हमारा टॉपिक होता रहेगा उसके साथ साथ हम डेली के प्रैक्टिस पेपर करते रहेंगे बेटा। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस पेपर करना बहुत बहुत जरूरी है ताकि आपको जो भी टॉपिक आप कर रहे हैं वो साथ के साथ वो क्लियर हो जाए, उसके क्वेश्चन साथ के साथ क्लियर हो जाए। सो प्रैक्टिस पेपर बहुत जरूरी है हर टॉपिक के बाद। असेसमेंट एंड असाइनमेंट वर्क, ये काम मैं आपके लिए कर दूंगा बेटा। ठीक है, असाइनमेंट मैं बना के दे दूंगा, जितने भी क्वेश्चंस होंगे चाहे राउंड अबाउट वे में हो जाए, जो केस बेस्ड स्टडी आने के भी चांसेस लग रहे हैं इस बार भी। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि बच्चों को एक एनवायरमेंटल नॉलेज और सोशलिज्म पता होना चाहिए कि क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं। तो हो सकता है कि इस बार भी आ जाए। जितने भी सैंपल पेपर आप जो आ रहे हैं मैं आपको एक्नॉलेज करा दूंगा कि भी क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस हैं। तो बेटा असेसमेंट आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से असेसमेंट आपको ट्रैप करनी है। असाइनमेंट वर्क मैं आपको बना के दूंगा और वो आपको हर चैप्टर के एंड में करके देनी है। ठीक है, आपके पास 3 मंथ्स है और 3 मंथ्स में कितने डेज कैसे डिवाइड है इसकी बात करते हैं अब। तो हमारे पास टर्म वन की जो गलतियां थी बेटा, पहले सबसे पहले उसको रिमूव करना है। उससे हमने क्या क्या सीखा है पहले देखते हैं। ठीक है, प्रॉपर स्टडी प्लान होना चाहिए। ऐसे नहीं है लास्ट में जाके हम सिर्फ वन शॉट को ही फॉलो कर रहे हैं। अच्छी बात है, वन शॉट को फॉलो करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, बट उससे पहले हमारे पूरा स्टडी प्लान होना चाहिए कि हमें किस चैप्टर को कैसे डिजाइन करना है, कितने टाइम के अंदर हमें ये कंप्लीट करना है। प्रैक्टिस अपने आप को हमेशा मेंटेन करके रखना, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स द मैन एंड द वुमन परफेक्ट, राइट। सो अपनी प्रैक्टिस करते रहना है कंटिन्यूटी में। ऐसे नहीं है आपके पास 3 मंथ्स है तो आप रिलैक्स हो गए हैं कि हाँ शादी पार्टी हम अटेंड कर सकते हैं। थोड़ा रिलैक्स करो बट ठीक है, बट प्रैक्टिस नहीं छूटनी चाहिए आपकी।
ठीक है। एनसीईआरटी के जो डीप कंसेप्ट है और राउंड अबाउट क्वेश्चंस हैं, यानी राउंड अबाउट वे में हम टॉपिक को कैसे समझ सकते हैं, इस चीज पे फॉलो करना है आपको, इस चीज को फोकस करना है आपको कि राउंड अबाउट जो टॉपिक थे वो कैसे आया। जैसे इस बार प्रिज्म का क्वेश्चन आ गया था, हमने स्टडी किया था ये कि जब व्हाइट लाइट जाती है तो कैसे वो पास हो रही है, ठीक है। तो अब आपको यहां पे इसने क्वेश्चन को रिवर्स करके दे दिया था, इसने प्रिज्म ही उल्टा दे दिया था। तो आपको पता होना चाहिए कंसेप्ट वही है, ठीक है, बस उसको थोड़ा सा घुमा दिया है। तो इस बार हम यही करेंगे कि ऐसे टॉपिक को कैसे कैसे और कर सकते हैं, कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले ध्यान रखना, अब आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर है, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में सबसे ज्यादा मैटर करता है कि आप क्वेश्चन को किस सेंस में लिख रहे हैं, ठीक है। पहले भी आपको यही प्रैक्टिस थी कि हाँ आप डिस्क्रिप्टिव पेपर करते आए थे, बट एमसीक्यू में शायद आपकी प्रैक्टिस वो छूट गई होगी। तो बेटा जी आपको ध्यान रखना, जब भी साइंस का पेपर करेंगे तो साइंस के पेपर में बेटा वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं कि आप कौन से वर्ड्स यूज कर रहे हैं। आपको लोकल वर्ड्स नहीं यूज करने, थोड़े रेलेवेंट टॉपिक, जो टॉपिक से साइंस लैंग्वेज से रिलेटेड है, उन वर्ड्स को यूज करना है, ठीक है। जितने भी मेन पॉइंट्स होते हैं उनको अंडरलाइन करना है। ये एक अच्छे स्टूडेंट की एक ट्रिक है जो एग्जामिनर से मार्क्स को ट्रैप करता है, खींचता है, ठीक है, स्नैच कर लेता है। तो उसके लिए मेन पॉइंट्स को हमेशा अंडरलाइन करो, ठीक है। प्रॉपर हेडिंग होना चाहिए बेटा इसके लिए आपके पास, ठीक है। प्रॉपर हेडिंग के बिना आपका कुछ नहीं होगा। जब भी आप क्वेश्चन को कर रहे हैं तो आपके पास प्रॉपर हेडिंग होनी चाहिए कि वो टॉपिक क्या है, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद न्यूमेरिकल की अगर हम बात करते हैं, तो बेटा जी न्यूमेरिकल अगर 2 मार्क्स में आ रहा है या 3 मार्क्स में आ रहा है, ठीक है, अब आपका इलेक्ट्रिसिटी से ही आएगा मेनली तो क्वेश्चन आएगा। तो न्यूमेरिकल बेटा जब भी आए तो उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना है। मींस जो चीज गिवन है सबसे पहले उसको लिखो, ठीक है। जो चीज आपको फाइंड आउट करनी है उसके आगे क्वेश्चन मार्क लगाओ, ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक है। और मैं इसका तरीका भी बताऊंगा, इलेक्ट्रिसिटी हम स्टार्ट करने वाले हैं तो उसमें आपको बेटा प्रॉपर पता लग जाएगा भी न्यूमेरिकल कैसे करना है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं बेटा नंबर ऑफ डेज की बात करते हैं। तो आज हमारे पास अगर हम दिसंबर की बात करते हैं 16 to 17 दिसंबर हो गया है और हार्डली यहां से 14 डेज बचते हैं। जनवरी के हमारे पास 31 डेज है और फिर फेब के 28 डेज। अब मार्च का हमें नहीं पता है कि मार्च में एग्जाम कंडक्ट हो सकते हैं या नहीं, सो इट मे बी और मे नॉट बी। अगर हम मार्च को भी कंसिडर करते हैं 10 to 15 डेज है हमारे पास, सो ओवरऑल हम अप्रोक्सीमेट लगाते हैं तो 70 से 75 डेज है। बट आप ये मत मान के चलना कि ये एग्जैक्ट डेज है आपके पास, बिकॉज कुछ वेकेशन है। अब आपको पता है क्रिसमस आ जाएगा और क्रिसमस पे सेंटा क्लॉज की प्रेयर करते हैं सभी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, आपके पास जो 70 to 75 डेज है इसमें से आप 10 डेज को तो वैसे ही एलिमिनेट कर दीजिए, क्योंकि कुछ हॉलीडेज होगी, कुछ फंक्शन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो आपके पास ऑनलाइन एवरेज मान के चलते हैं तो कितना होगा बेटा, ठीक है। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे पास 56 डेज भी अगर मान के चलते हैं हम, मतलब कम से कम भी मान के चलते हैं हम, ठीक है। आपके नंबर ऑफ चैप्टर है 7 है, तो डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा बेटा, तो लगभग हमारे पास 8 डेज फॉर अ चैप्टर। यानी इसका मतलब है आपको 8 दिन के अंदर प्रैक्टिस करना है पूरा चैप्टर। और असाइनमेंट वर्क बेटा हम देते रहेंगे साथ के साथ, जो क्वेश्चन राउंड है डीपीपी वो सारा मिलता रहेगा। सो 8 दिन का मतलब है बेटा कि आपको 8 दिन प्रॉपर देने ही है चैप्टर को। अगर आपका एक दिन भी मिसिंग हो रहा है और आप यहां पर 7 डेज दे रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको थोड़ा सा जल्दी उठ के हार्ड वर्क करना है उसको कवर करने के लिए। मैंने एक कोर्स लिखा है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और वो सारा का सारा सिर्फ इसी से रिलेटेड होगा। बहुत ब्यूटीफुल लाइन है, ठीक है, अभी बताने वाला हूं जस्ट। तो बेटा और जो बच्चे जो सोच रहे हैं कि ऑफलाइन नहीं होगा, टर्म 2 कैंसिल हो जाएगा, सो बेटा इस ख्वाब से थोड़ा बाहर आ जाइए, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, टर्म 1 जो आपका ऑब्जेक्टिव था वो जा चुका है, ठीक है। बट अगर ये जा चुका है इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, बट जो ये डिस्क्रिप्टिव पार्ट है बेटा जी इस पे पूरा फोकस रखना है। अब ये पार्ट डिस्क्रिप्टिव टर्म 2 का है। अगर ये भाई साहब वापस आते हैं, वैसे तो कोई चांस नहीं है, ठीक है, हर चीज को मेंटेन किया जा रहा है और पब्लिक भी बहुत समझदार है। ये भाई साहब बाय चांस भी अगर आते हैं तो हमारा जो टर्म 2 है वो ऑनलाइन होने के चांस है, तो हो सकता है वो एमसीक्यू भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो एमसीक्यू नहीं हुआ तब क्या होगा, सो बेटा तब ये आपका ये वाला पार्ट सारा का सारा कहां शिफ्ट हो जाएगा बेटा जी, टर्म 1 के रिजल्ट पर। बट ये चांसेस कम है, तो इस पे आपको फोकस नहीं करना है, कोशिश करना है अपनी प्रिपरेशन टर्म 2 की रखनी है। कंडीशन जो भी रहे आपको ये टर्म 2 के लिए प्रिपेयर रहना ही रहना है। जितने भी स्कूल में असेसमेंट टेस्ट होने हैं आपके CT2 और GUT2 वो देने मैंडेटरी है बेटा। ये CBSE का सर्कुलर है, मैं आपको दिखा दूंगा, ठीक है। वो अगर नहीं दे रहे आप तो आपके मार्क्स नहीं लगेंगे, ये आपके लिए मैंडेटरी है, ठीक है।
और बात कर लेते हैं बेटा सिलेबस की। तो सिलेबस में बेटा जी मैं मेंशन कर चुका हूं सारे के सारे, और बच्चों को पता भी होगा आपके पास टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर थे, और टर्म 2 में बेटा जी देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। ठीक है, तो केमिकल सब्सटेंस में इसमें देखते हैं हमारे पास कार्बन कंपाउंड और पीरियोडिक टेबल आ जाएगा, और ये कितना माइट कंप्राइज कर रहा है 10 मार्क्स। सो छोटे छोटे चैप्टर है और फिक्स क्वेश्चन है कि यही क्वेश्चन इसमें से आएंगे, तो हम वो नोट्स में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, वर्ड ऑफ लिविंग बेटा जी रिप्रोडक्शन और हेरिडिटी में से देख रहे हैं, बायोलॉजी का पार्ट है, अच्छे क्वेश्चन है, और आपको पता भी है हेरिडिटी का कुछ पार्ट कट भी गया था। ठीक है, एवोल्यूशन में। सो बेटा एक कंप्लीट 13 मार्क्स को ले रहा है, तो सबसे ज्यादा मार्क्स बेटा यही कवर कर रहा है, तो इस पे हम पूरा फोकस रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। और यहां से रिप्रोडक्शन में आ सेक्शन में बहुत क्वेश्चन आते हैं, प्लांट्स के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसको हम कवर करेंगे। और बेटा जी फिजिक्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 चैप्टर आ रहे हैं आपके इफेक्ट ऑफ करंट में, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। सो बेटा जी ये भी सेकंड नंबर के सबसे ज्यादा मार्क्स को कवर कर रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी में से मेरे जो नोट्स पढ़ लेंगे वहां से बिल्कुल कवर हो जाएगा। ठीक है, मैग्नेटिक के लिए भी हम प्रिपेयर कर रहे हैं कि आगे आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले। ठीक है, बट कोशिश यही रहनी चाहिए आपकी, जब भी आप वीडियो देख रहे हैं तो नोट्स आप खुद बनाए अपनी लैंग्वेज में, अपनी नोटबुक में। ठीक है, लास्ट में मैं तो दूंगा ही, लेकिन उससे पहले साथ के साथ आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। मैंने कहा ना बेटा कि 8 दिन पूरे चैप्टर को लग जाएंगे, लेकिन 8 दिन के लिए आप वेट नहीं करेंगे कि 8 दिन सर ही नोट्स देंगे बिल्कुल दूंगा मैं, लेकिन साथ के साथ जो नो टॉपिक हो रहा है उसके नोट्स आप वीडियो में पॉज करके जरूर देखना। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज बेटा बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है, मतलब फिक्स क्वेश्चन होते हैं, बायो मैग्निफिकेशन क्या होता है, फूड चेन फूड वेब क्या होता है, तो 5 मार्क्स यहां से आपके पूरे पक्के हैं। ठीक है, जो नोट्स देख लेंगे टॉपिक कर लेंगे यहां से बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। चलिए, और बेटा जी ये सारे के सारे हैं, बिल्कुल आप इसको पॉज करके देख सकते हैं, सारे के सारे जो डिलीट करने के बाद जो टॉपिक हमारे पास बचे हैं वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने मेंशन करे हुए हैं। ठीक है, ये 3 चैप्टर है और यहाँ पे 4, तो टोटल आपके 7 चैप्टर्स आ गए हैं सारे के सारे, और ये 4 यूनिट बना रहे हैं पूरी। ठीक है, तो बेटा सारा का सारा यहाँ से देखो, ये पार्ट तो बहुत कम है हमारे पास, आधे से चैप्टर तो डिलीट हो चुका है। सो फिक्स टॉपिक है हमारे पास, और इसको बहुत अच्छे से करने वाले हैं हम। बट ध्यान रखना बेटा जी, जो डेज आपके लिए मेंशन है उसको बेटा ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, बहुत ब्यूटीफुल सा कोर्स है, इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्लान, अगर आप प्लान नहीं कर रहे हैं देन यू आर प्लानिंग फॉर फेलिंग, तो आप फेल होने की प्लान कर रहे हैं। तो इसलिए हर चीज को प्लान कीजिए, और वो प्लानिंग हमेशा ऐसे एग्जीक्यूट कीजिए कि अपना एफर्ट आप बेस्ट दे सके। सो मिलते हैं ब्रेक के बाद और नए चैप्टर के साथ, फिजिक्स के साथ मिलते हैं। बाय बाय, और हमारे फाउंडेशन चैनल को लाइक करते रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।